नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबर होली की खुमारी के बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि बीजेपी की जो बची हुई सीटें हैं उस सीट पर लोकसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। तो वो घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने 3 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से कि एक सीट जिस पर नज़र सबकी थी और तब से ये चर्चा थी, जब से सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामी थी, तब से ये चर्चा थी कि हो सकता है कि सीता सोरेन भाजपा की उम्मीदवार दुमका से हो सकती हैं। जबकि दुमका से बीजेपी ने पहले ही सुनील सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया था। अभी बीजेपी ने जो 3 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उसमें दुमका से सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। धनबाद से कई नामों की चर्चा थी, लेकिन ढुल्लू महतो को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और तीसरा, कालीचरण सिंह को चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। आज थोड़ी देर पहले, करीब 1-2 घंटा पहले, जो चतरा के सांसद हैं सुनील सिंह, उन्होंने ट्वीट किया था और जिस तरह से आभार प्रकट किया था प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री का, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि उनका टिकट कटना है। और ये चर्चा भी थी, चूंकि चतरा के जो लोग हैं वो स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे थे और भारी नाराजगी थी सुनील सिंह को लेकर। तो 3 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। एक बार फिर से जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि दुमका से सीता सोरेन को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार को बदल दिया है भाजपा ने। सुनील सोरेन जो वहां के वर्तमान सांसद हैं, उन्हें फिर से जो है उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन को इसलिए भी उतारना पड़ा क्योंकि सीता सोरेन, चर्चा ये थी कि हेमंत सोरेन जो है जेल से ही दुमका लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी आधिकारिक तौर पे ये बातें सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा था और जेएमएम के नेता इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है चुनावी मैदान में उतरे। चूंकि कल्पना सोरेन की चर्चा थी कि वो गांडे में, चूंकि उपचुनाव होना है तो गांडे में वो उपचुनाव लड़ेंगी और वो गांडे में मेहनत भी करती हुई दिख रही हैं। लेकिन तीनों सीट पर जो कयास पहले से कई नामों की चर्चा जो है लगातार की जा रही थी, उस नाम को जो है खारिज कर दिया गया है और फिलहाल जो है उम्मीदवार बनाया गया है दुमका से सीता सोरेन को, चतरा से कालीचरण सिंह को और धनबाद से ढुल्लू महतो को। अब गिरिडीह, चूंकि वो गिरिडीह सीट जो है वो आजसू कोटे में है, अब आजसू वहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। अपने दोनों सहयोगियों को भी हम जोड़ेंगे और झारखंड के अलावे कई और स्टेट के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग सीट के, उनके नाम की भी घोषणा की गई है। लेकिन 2 सीट तो बचा हुआ था, एक धनबाद और एक चतरा, उसकी तो घोषणा हुई। साथ ही दुमका सीट के कैंडिडेट को बीजेपी ने बदल दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? घोषणा कर दी गई और तीनों ही नाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाले ही हैं। नहीं, चौंकाने वाले नहीं हैं। ये पहले भी आप देखे होंगे, हम ही लोगों ने इन तीनों नामों को चलाया भी था। जब पहली सूची जारी हुई थी 11 लोगों की, उनमें तीनों लोगों का नाम हम लोगों ने बताया था अपने दर्शकों को कि ये हो सकता है। सीता सोरेन को सिर्फ चूंकि बाद में इनका ज्वाइनिंग हुआ तो ये माना जा रहा था। हालांकि राजमहल सीट पर भी इनकी चर्चा हुई, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था लिहाज से इनको दुमका सीट से दिया गया और सुनील सोरेन जो थे वहां के उम्मीदवार जिनको बनाया गया वर्तमान सांसद, हाँ, जो उनका जो नाम हटा, हाँ, उसके पहले बहुत सारी चर्चा हुई। इनके अलावा जो कल रात में जो चर्चा हुई वहां पे चतरा सीट पे, वहां योगेंद्र प्रताप का भी चर्चा हुआ। फिर एक जो साहू जी हैं उनका भी चर्चा हुआ। उसके अलावा वहां पे मिथिलेश ये पांकी के जो विधायक हैं, हाँ, उनके नाम की भी चर्चा हुई। और उन सब के बाद आज जो लिस्ट निकला है उसमें कालीचरण सिंह पे, चूंकि ये सबसे सीनियर हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी रह चुके हैं बीजेपी के, एक लंबा अनुभव रहा है। हालांकि कुछ दिनों तक ये बाबूलाल के साथ थे जेवीएम में भी,
उसके बाद इनके नाम पर सहमति बनी। ढुल्लू महतो में ये तय हो गया था कि इस बार चूंकि दुमका ये धनबाद में लोकल का मुद्दा भी चल रहा है, इसके अलावा जो ढुल्लू महतो हैं वो उनकी बाघमारा सीट पर लगातार वो जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस वजह से वहां पे ओबीसी को एक मौका दिया जाना था। तो पहले ये तय नहीं हो पा रहा था कि धनबाद से ओबीसी हो या चतरा से ओबीसी हो। आखिरकार यही हुआ कि ओबीसी वहां से दे दिया गया और ये कालीचरण सिंह जो है ये भूमिहार समुदाय से आते हैं। पांडे जी थोड़ा लाइन पर आप रहिएगा, संजय रंजन को भी जोड़ रहे हैं, एक साथ हम लोग बातचीत करेंगे इस पर। तो जैसा कि मनोज पांडे जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि कई नामों पर चर्चा जो है लगातार हो रही थी और उसके बाद जो है इन 3 नामों पर सहमति बनी है। संजय, मनोज पांडे जी भी लाइन पर हैं और ये खबर फॉलोअप के जरिए आप तक भी पहुंची होगी कि 3 सीट दुमका, चतरा और धनबाद सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। सीता सोरेन, ढुल्लू महतो और कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली बार जब ये तीनों नाम आपके कान तक पहुंचे तो क्या रिएक्शन रहा आपका, क्या सोचे आप? देखिए, पहला रिएक्शन तो यही रहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा या फिर कोई भी एक चुनाव हो छोटा स्तर का भी, उसमें जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। और जो 2 सीटों पर खास करके ज्यादातर ध्यान था पूरे झारखंड को, और खास बिहार के लोग भी इस पर नजर बनाए रख रहे थे कि चतरा और धनबाद में बीजेपी क्या करती है, क्योंकि दोनों जो सिटिंग सीट है वो जाति के लोगों के पास था और दोनों जीत करके आ रहे थे, चाहे वो पीएन सिंह धनबाद के हों या फिर चतरा से सुनील सिंह। तो जैसे ही ये 2 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, रोक दिया गया था, तब से ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि 2 जगहों पे तो नहीं लेकिन 2 में से किसी एक जगह पे किसी राजपूत बिरादरी से जो है ये टिकट मिलेगी। लेकिन बहुत चौंकाने वाला ये फैसला है। नहीं संजय, ये स्पष्ट तौर पे बताइए, क्योंकि आपने पांडे जी भी लाइन पे, पांडे जी आप ही बताइए, जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो चूंकि सीता सोरेन तो वो एसटी कैटेगरी से हैं, ढुल्लू महतो शायद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ये कालीचरण सिंह जो है वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन सिंह क्या ये राजपूत हैं या भूमिहार हैं? ये भूमिहार जाति से आते हैं। अच्छा। लेकिन चतरा लोकसभा में राजपूत होना कोई फैक्टर नहीं है। हाँ। आप वहाँ पहले के भी सांसदों का लिस्ट उठा के देख लीजिए। और चतरा और एक मधु कोड़ा 2 ही एक सीट है जहाँ पे निर्दलीय सांसद भी बने, दर्शन नामधारी भी बने थे, तो वो वहाँ पे फैक्टर नहीं था। वो फैक्टर इस बार ज्यादातर, और इसको खुद आरजेडी ने ही बनाया था और यूं कहे कि सत्यानंद भोक्ता ने ही, कि लोकल का मुद्दा उठा था, वहाँ पे डिमांड उठा था और इनसे खासा नाराजगी थी। वो नाराजगी आपको पिछले चुनाव में भी देखने को मिली होगी सुनील सिंह से। सुनील सिंह की नाराजगी के बावजूद पिछले बार उनको मौका दिया गया और वहां की जनता ने मोदी के नाम पर उनको जिता दिया। हालांकि मैं अभी हर प्रखंडों का दौरा करके आया, वहां पे लोगों ने यही कहा कि हमने कभी देखा नहीं है इनको। कहीं पे भी आप शिलापट आप दिखा दीजिए, मान लीजिए हम लोग के एब्सेंस पे भी कुछ किया हो तो आप दिखा दीजिए। तो इस तरह की जब नाराजगी थी और साथ ही साथ लोकल का फैक्टर था, तो वहाँ पे 2-3 नाम चले, जैसे ओबीसी समुदाय से डॉक्टर शशि भूषण मेहता का भी नाम की चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार पार्टी ने कालीचरण सिंह पे ही नाम पे फाइनल अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि वो सबसे सीनियर भी हैं अगर ऐसे देखा जाए। अच्छा पांडे जी, एक चर्चा जो है काफी रही, चूंकि जिस हिसाब से दोनों ही सीट बीजेपी मान के चलती है कि उसकी जो है जीतने वाली सीट है, चाहे चतरा हो या धनबाद हो। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा संजय, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। आप, क्योंकि आपका जो सवाल था उससे पहले हम लोग बातचीत कर लें कि क्या ये जो मैं जिस पहलू का जिक्र कर रहा था कि ये जो 2 सीटों पर खास करके चतरा और धनबाद की लोकसभा सीटों पे जो राजपूत समाज के लोग जो जीत करके आ रहे थे, तो पांडे जी जो बात कर रहे हैं कि वो प्रखंडों से घूम करके आ रहे हैं और कोई बड़ा फैक्टर नहीं था, सुनील सिंह को लेकर के नाराजगी थी। जाहिर सी बात है कि नाराजगी रही है और वो खबरों में भी वो दिखते रहा है और इस बार भी नाराजगी थी। बात इसकी नहीं है कि राजपूत समाज के लोग चतरा में कितने हैं और धनबाद में कितने हैं और वो कितने प्रभावकारी होंगे जिताने में या हराने में किसी को भी। बात दरअसल ये रिप्रेजेंटेशन का है, क्योंकि
इन दोनों सीटों पे राजपूत समाज के लोग थे, और अब जबकि दोनों सीटों में से कहीं भी जो है राजपूत जाति के किसी चेहरे को मौका नहीं दिया गया है, तो उनकी नाराजगी सिर्फ आप चतरा में या फिर धनबाद में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। आप देखिए कि राजनाथ सिंह जो एक तरीके से बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं की सूची अगर देखी जाए तो तीसरे नंबर पे तो आज के भी डेट में है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद, जेपी नड्डा के बाद, अगर इन तीनों के बाद अगर किसी का अगर कद है तो राजनाथ सिंह का तो कद है। पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी मंत्री हैं, और वो चतरा खुद आए सुनील सिंह के बचाव में। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए, चतरा में उनका कार्यक्रम भी रहा, तो एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि राजनाथ सिंह भी कोशिश में है। देखिए, हर चीज राजनीति में ना संकेतों में कहा जाता है, और अब जबकि इस तरीके से सुनील सिंह का टिकट कट जाना, पीएन सिंह का टिकट कट जाना, तो एक मैसेज तो जा रहा है कि राजनाथ सिंह का भी जो है नहीं चला, खास करके इस मसले पे, इस सीट पे तो बिल्कुल ही नहीं चली उनकी। और ये इसका जो मैसेज है जो राजपूत जाति के समाज के जो लोगों के बीच में जाएगा और गया, उसका जो नुकसान या बेनिफिट जो भी होगा वो तो चुनाव परिणाम में दिखेगा उसका असर, लेकिन नाराजगी है। और जैसे ही सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है सनी, आप बिलीव कीजिए कि अभी 15 से 20 मिनट का समय हुआ है, और कई मतलब लोग बोलेंगे, भले ही 2-3 ही संख्या है वो, लेकिन उनकी नाराजगी दिख रही है। क्योंकि फॉलो अप में ये खबर झारखंड में एटलीस्ट तो हम लोगों ने पहले ब्रेक किया है, और चौंकाने वाली बात, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि क्या ये जो निर्णय लिया गया है उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली क्या बात है, तो एक तो ये रही। और दूसरे नंबर पे सीता सोरेन को जो दुमका से कैंडिडेट बनाया गया, सुनील सोरेन को हटा करके, हालांकि जिस दिन ये खबर मैंने ब्रेक किया था सीता सोरेन से संबंधित कि वो बीजेपी जा रही हैं, उस दौरान पांडे जी ऑनलाइन पे थे, और पांडे जी ने उस दौरान भी ये बात कही थी कि दुमका से जो है हो सकता है कि सुनील सोरेन का नाम वापस लिया जाए और सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये दोनों चीजें जो है देखने को मिली है, और काफी चौंकाने वाला निर्णय है। ये कोई छोटा निर्णय नहीं है। नहीं, मेरा अब इसमें आगे का सवाल पांडे जी से यही सवाल था कि पांडे जी आप बताइएगा कि जो चतरा और धनबाद दोनों सीट बीजेपी मान के चलती है कि उसकी जीतने वाली सीट है, फिर भी दोनों सीट के कैंडिडेट के नाम को होल्ड पे रखा गया, इसका कारण क्या है? चर्चा ये थी कि हो सकता है कि जदयू को धनबाद सीट दे दिया जाए और वहाँ से सरयू राय को उम्मीदवार बना दिया जाए। जब अखबारों में खबर छपी तो उस खबर को सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया, इसका मतलब उनका भी मन था, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार किया। दूसरे तरफ जो चतरा सीट है उसमें चर्चा ये थी कि कमलेश सिंह को जो है वहाँ से बीजेपी अपने में शामिल करके उम्मीदवार बना सकती है। क्या ये इन सब चीज़ों को साधने के लिए इन दोनों सीट के उम्मीदवार के नाम को होल्ड पे रखा गया था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, सरयू राय को लेकर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, और ना ही नीतीश कुमार ने इस तरीके की कोई बात कही थी वहाँ जब वो पटना से पहुंचे थे। हाँ, आप पहला सूची जिस दिन जारी हुआ था, हमारे दर्शक भी जाकर देख ले, मैंने इन दोनों नामों का जिक्र किया था। क्योंकि होता क्या है कि जिला स्तर से जो रिपोर्ट आती है प्रदेश के पास, प्रदेश यहाँ से छाट कर भेजता है। इस बार प्रदेश ने क्या किया है कि मैक्सिमम एक मतलब लोकसभा से 5 या 6 उम्मीदवारों का लिस्ट वहां पे ले जाके रखा, और वहां पे संगठन महामंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद सबसे 1 to 1 चर्चा होने के बाद वो जो 9 लोग बैठते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, या जो निर्णय लेते हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, उसके डिस्कशन के बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया था कि अब इससे कोई डिस्कशन फर्दर नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा कल के भी इंटरव्यू में बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि बहुत जल्द ही घोषणा हो जाएगी, आप मीडिया वाले को चिंतित नहीं होना है, और उनसे पूछिए जिन्होंने अभी एक कदम नहीं चला है। तो ये दरअसल हुआ क्या, क्योंकि किसी को आखिरी मोमेंट में खासकर राष्ट्रीय पार्टी में इस वजह से नहीं पता होता है क्योंकि जो डिसीजन मेकर बॉडी है वो अपने प्रदेश का मंशा जान लेता है। उसके बाद वो जितना मैक्सिमम होता है कहता है इस लिस्ट को छोटा कर दीजिए, और उनमें से कोई एक विकल्प के तौर पे चुनता है। क्योंकि सीता सोरेन को लेकर कोई भी
सीता सोरेन को मैं तो ये मानता हूँ कि जब मीडिया में ये खबरें थी कि वो दिल्ली में है, 3 लोगों से मिल रही हैं, जेएमएम के पास भी खबरें होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि इनके पास अपना विजिलेंस है। जब 3 विधायक कलकत्ता में पकड़ा सकते तो सीता सोरेन के भी मामले को पता होगा, लेकिन उस पर पार्टी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो हो सकता है सीता सोरेन मजबूरी में गई या खुशी से गई या क्या वजह है नहीं जाना। आपको अभी Z+ की सुरक्षा को भी लेकर बहुत सारा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि झारखंड पुलिस कह रही है पर्याप्त सुरक्षा बल है। अगर केंद्र ने उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है तो वो मुहैया करा दे। तो इसी वजह से, लेकिन सुनील सोरेन को जब फिर दोबारा टिकट मिला तो वो एक ऐसी सीट थी जहां पर कार्यकर्ता थोड़े हताश और निराश जरूर हो गए। और इन सब पर जब चर्चा हुई आखिरकार कल, और झारखंड की बारी आई लगभग 3:30 बजे चर्चा होने के बाद, उसमें यह हुआ कि कालीचरण चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट हैं और वहां पे ओबीसी का एक बहुत बड़ा, चूंकि आप देखिए चतरा लोकसभा में 6 अगर विधानसभा आते हैं उसमें से 4 रिजर्व कैटेगरी के विधानसभा, इस वजह से वहां पे हर बार बीजेपी फॉरवर्ड जाति के लोगों को देती थी, क्योंकि बगल का पलामू सीट भी रिजर्व है। लेकिन उसको इस बार दरकिनार कर दिया गया और वहां पे जो फॉरवर्ड जाति से ही खासकर मतलब भूमिहीन समुदाय से जो लोग आ रहे हैं उनको विश्वास जताया। यहाँ ढुल्लू जी का मैंने बताया कि वहां पे धनबाद में लोकल का फैक्टर चला था। ढुल्लू जी इस मद को लेकर जब वो जेबीएम में थे तब से भी प्रखर रहे, बीजेपी में भी उस बात को वो प्रखरता से बोलते रहे। तो ढुल्लू जी का लगातार यहाँ बगमारा सीट से जीतना, तो उनको कहीं तो कहीं एक स्पेस एकोमोडेट करना था, और वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और ये मैसेज देना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों इन दिनों ओबीसी ही कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के इन दिनों तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाकर देख लीजिए, वो एक बात हर चीख कर कहते हैं कि ओबीसी समुदाय को कितना मिला उनका हक। आज देश में ठीक है सरकारी नौकरियों में नहीं मिला, प्राइवेट में नहीं मिला, बिजनेस में भी ओबीसी समुदाय के लोग क्यों नहीं बढ़ पाए आगे, उनको 200 कॉर्पोरेट है। तो ओबीसी चूंकि एक बड़ा चंक है, पूरे भारत में ओबीसी की आबादी सर्वाधिक है, इस वजह से ओबीसी कैटेगरी को फोकस किया गया। आप समझिए कि कितने फॉरवर्ड जाति के लोगों का कटा टिकट और किनको किनको मिला। लेकिन तो एक बात बताइए पांडे जी, अभी तक जो अपने 13 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, एक आजसू के खाते में वो गिरिडीह में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी, लेकिन 13 में जिस तरह से संजय जिस जाति आधारित जो चर्चा कर रहे थे उस पर बताए, एक भी राजपूत जाति से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो क्या आप अगर सिर्फ ओबीसी को साध कर राजनीति कीजिएगा तो क्या ये इसमें आपको नुकसान नहीं होगा? ये वो भी तब जबकि पिछले चुनाव में आपने 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को दिया था जब करनी सेना ने देश भर में आंदोलन किया था। अब आप उसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये नाराजगी तो बढ़ेगी और इसका भी नुकसान होगा अगर सिर्फ ओबीसी के फैक्टर पर ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए झारखंड में मुझे ये नुकसान होता नहीं दिख रहा है। बिहार में है तो बिहार में वहां से वो लोग राजपूत को उम्मीदवार बनाएंगे भी, और आसपास के जिन जिन क्षेत्रों में है टोटल पॉपुलेशन को भी देखें आप, तो बिना मांगे भी 2-2 राजपूत कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे दिया गया, और राजपूत समुदाय से, और कई वर्षों से दिया गया, विरोध के बावजूद भी दिया गया। तो ये कोई इशू बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इशू विपक्ष बनाता है, तो विपक्ष क्या अब राजपूत की राजनीति करेगा? नहीं, राजपूत की राजनीति नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया तो कहा गया कि कायस्थ को जो है ये किया गया, साइड किया गया, फिर अब राजपूत को साइड किया गया, तो सिर्फ ओबीसी के भरोसे अब जो है बीजेपी की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो खास करके 2 सीट पर तो बीजेपी में 2 ही 3 फैक्टर है, ओबीसी, एसटी और एससी। इन समाज को वो लोग फोकस टारगेट में रखे हुए हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो, वो सब कहते हैं कि हमने पहला राष्ट्रपति बनाया ट्राइबल, हमने ये एसटी के लिए। अब एसटी उनके पक्ष में कितना आते हैं वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। संजय समुदाय में कहते हैं कि जो सीट रिजर्व है 9 में हम 7 रखते हैं यहाँ पर अपने पास, तो दलित समुदाय का हमने उत्थान किया। तो ये सब तर्क है। फिलहाल अपर कास्ट की चिंता ऐसा ना तो बीजेपी कर रही है ना ही कांग्रेस कर रही है। जो आ गया उनके हिस्से में वो आ गया, नहीं आया तो भी उनको कोई फैक्टर नहीं है,
क्योंकि ये बीजेपी मानकर चल रही है कि अपर कास्ट का वोट उनके पास है और रहेगा। संजय, अब चूंकि सीता सोरेन का नाम सामने आ गया, सुनील सोरेन को उम्मीदवार के रूप में जो है बदल गया, उनके सीता सोरेन को वहां से दुमका से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। संजय, ये बताइए कि क्या हेमंत सोरेन के नाम की चर्चा जो पहले से थी, अब सीता सोरेन के सामने आ जाने के बाद क्या अब भी महागठबंधन चाहेगी कि हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़े? देखिए, मुझे अब नहीं लगता है। तो वो उसके पीछे के कुछ तर्क हैं और जो कुछ समझ है मेरा, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दावा हम लोग ना कभी ये किया कि हेमंत सोरेन लड़ने जा रहे हैं। चर्चा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने नहीं, चर्चा है और जेएमएम के नेता इनकार भी नहीं कर रहे हैं। इनकार भी नहीं करते हैं, तो एक तरीके से इनपुट दिया जाता है हाँ। एक माहौल तैयार करने के लिए। आप देखिए कि उस माहौल का बेनिफिट ये हुआ कि सीता सोरेन जो है अब दुमका में सुनील सोरेन की जगह पे उम्मीदवार बना दी गई है। अब देखिए कि दरअसल है क्या, सीता सोरेन को बीजेपी में लाने के पीछे बीजेपी के नेताओं का क्या मकसद है? एक सिंबोलिज्म की लड़ाई जो है वो सीता सोरेन के जरिए बीजेपी के लोग करना चाहते हैं, झारखंड में खास करके, कि देखिए जो है सोरेन परिवार के सामने से अगर कल्पना सोरेन एक चेहरा बनती है तो उसी सोरेन परिवार के सामने सीता सोरेन जो है बीजेपी की तरफ से चेहरा बन रही है। अब मुझे लगता है कि इससे शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस जो है बचना चाहेगा, और जो एक चर्चा रहा है वो चर्चा में ही रह जाए, ऐसी कोशिशें संभवतः यही होगी। और हो सकता है कि सीता सोरेन के सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई साधारण सा कोई चेहरा एक सामने से रखे, और ये रणनीति भी शायद तैयार की गई होगी और उसकी मजबूती से चुनाव लड़ाया जाए। ये नहीं कि हेमंत सोरेन अब सीता सोरेन के सामने आ जाए, और अगर जो परिस्थितियां दुमका में रही है कि गुरुजी शिबू सोरेन तक जो है चुनाव हारे हैं वहां पे, तो ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन जेल में रहकर के चुनाव लड़े और सीता सोरेन से हार जाए। तो नहीं, मतलब आप समझिए संजय कि जिस सुनील सोरेन का टिकट काटा गया वही सुनील सोरेन शिबू सोरेन को चुनाव हराए। शिबू सोरेन को चुनाव हराने वाले का टिकट काट के सीता सोरेन को फिर अपना बीजेपी उम्मीदवार बनाती है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इस तरफ से चर्चा ये छेड़ दी गई कि यहाँ से अब हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे? दो रीजन है। एक तो कि हेमंत सोरेन की चर्चा है कि चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, मीडिया में खबरें आ गई, तो एक प्रेशर बिल्डअप तो इंडिया अलायंस ने जो कोशिश किया वो तो उसमें वो सफल रहा इंडिया अलायंस के लोग। और दूसरी तरफ ये भी एक वजह है कि अगर हेमंत सोरेन सीता सोरेन के पास सामने जो है अगर वो चुनाव लड़ते हैं अगर उसमें नुकसान होता है, तो हेमंत सोरेन एक चेहरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के। सीता सोरेन बीजेपी की चेहरा नहीं है। सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई हैं और वो एक लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे हैं और वो चुनाव लड़ेंगी। भले ही सिंबॉलिक तौर पे ये कोशिशें होंगी, मीडिया में हेडलाइंस बनेंगी कि भाई कल्पना ने ये कहा तो सीता सोरेन नहीं, सिर्फ हेडलाइन नहीं बनेगी संजय। आप अगर हाल के दिनों में सीता सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद नजर डाले होंगे तो जिस तरह से सीता सोरेन शामिल हुई और दूसरे दिन ही कल्पना सोरेन की तरफ से ट्वीट किया गया, उसका जवाब न सिर्फ सीता सोरेन बल्कि उनकी दोनों बेटी जयश्री और राजश्री की तरफ से भी जिस तरह से किया गया कि मेरे पापा के नाम का इस्तेमाल आप लोग मत कीजिए, तो आप समझिए कि ये तो एक इशारा था कि चुनावी मैदान में किस तरह से मुखर होकर ये तीनों जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की दो बेटी और सीता सोरेन जो उनकी पत्नी है जो अभी उम्मीदवार बनाई गई, किस तरह से मुखरता से वो सामना करेंगी। नहीं, बिल्कुल मैं वही बात बोल रहा हूँ सनी, और इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको थोड़ा हार लेकर के चलते हैं। आपको याद होगा और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा, उनके देहांत के बाद किस तरीके से दो खेमे में बटा, दो फाड़ हो गया। रामविलास और एक पशुपति पारस का जो लोजपा है। अब देखिए कि जब तक चुनाव रामविलास पासवान जब थे और चुनाव लड़ा गया और जो जीत करके लोग आए उसमें तो सेंधमारी किया गया, लेकिन क्या अब उसी लोजपा में
उसी लोजपा जो कि पारस जो लीड कर रहे थे, क्या उसका कोई अब वजूद बच गया है जहाँ बीजेपी बिहार में? तो आप ये देखिए कि सीता सोरेन का जो अपना जो राजनीतिक वजूद है अब तक का, वो सोरेन परिवार के ही कारण है, शिबू सोरेन के कारण है। और अभी उस विरासत को कौन लीड कर रहा है? जैसे बिहार में रामविलास पासवान के विरासत को चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट आपको मिला होगा कि एनडीए में ही जो कल तक मंत्री थे उनको एक भी सीट नहीं दिया गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और चिराग पासवान जो कल तक भटक रहे थे उनको 5 सीट देना पड़ा बीजेपी को, क्योंकि ग्राउंड पे चिराग पासवान है। रामविलास पासवान का जो राजनीतिक वजूद था उसको आगे चिराग पासवान लेकर जा रहे हैं। तो शिबू सोरेन का जो राजनीतिक वजूद है झारखंड में, उसका चेहरा हेमंत सोरेन है, ना कि उनके परिवार का कोई और चेहरा, कोई और व्यक्ति। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि सीता सोरेन जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी तो उनका एक अपना राजनीतिक वजूद था सोरेन परिवार के हैसियत से। पांडे जी, अब ये बताइए कि अब चूंकि लगभग सभी सीट अब एक, चूंकि आजसू वो कभी भी सीट के नाम की घोषणा कर सकती है कौन उम्मीदवार होगा, माना यही जा रहा है कि फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी को ही अपना उम्मीदवार आजसू वहां बनाने जा रही है। तो क्या अब महागठबंधन की तरफ से भी बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है? होली अब चूंकि कल है, 28 या 29 तारीख को महागठबंधन अपना घोषणा करेगा और ये 14 सीट एनडीए का जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है। चंद्र प्रकाश ही उम्मीदवार होंगे, ये लगभग तय है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी रहा जो 29 को कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हाँ। नहीं बाबा, जो मेरे पास जो जानकारी है कि पहले दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली से करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेगा। तो ये 29 को कांग्रेस का होना है और 30 को, ये अब तक की जो जानकारी है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों का अभी कोई ये नहीं रहा है, वो कब क्या करेंगे वो ही जानते हैं। पांडे जी, क्या अभी भी ये संभावना है कि बीजेपी अपने महागठबंधन जब अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी तो फिर से उम्मीदवार बदले जा सकते हैं? इसकी संभावना तो बनी हुई है और नहीं भी बनी हुई है, लेकिन इसकी परसेंटेज में अगर आप बात करें तो उसके 10% की संभावना है, 90% अब नहीं रही। लेकिन वो जो दुमका सीट पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, जो जेएमएम के सोर्सेस कर रहे हैं कि ना तो वहां से कल्पना लड़ेंगी, ना ही बसंत लड़ेंगे और ना ही हेमंत सोरेन लड़ेंगे। तो कौन लड़ेगा? तीनों में से कोई। वहां पर से सर्वाधिक जो पहला प्रेफरेंस पार्टी किसी को दे रही है वो डॉक्टर स्टीफन मारांडी को दे रही है। क्योंकि स्टीफन मारांडी वहां के लिए उपयुक्त होंगे और इसलिए पार्टी चाहती है कि सबसे अपने सीनियर मोस्ट नेता को वहां पर इस्तेमाल करें। हाँ, उतारे मैदान में। स्टेट के पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कराएगा। एक चीज जो पूरा जो सीट बंटवारा सीटों पे जो जिन चेहरों को मौका मिला है बीजेपी में, और खास करके जो नए चेहरों को जो मौका मिला है, उसमें एक झलक बाबूलाल की दिख रही है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका रिश्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी करीबी का बताया जाता है। नरेंद्र मोदी खुले मंचों पे बकायदा इसका जिक्र भी कर चुके हैं और दिख रहा है कि बाबूलाल मरांडी जो है, चाहे वो ढुल्लू महतो को मौका मिलना हो या फिर कालीचरण सिंह को इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष का की जिम्मेवारी मिली थी यहाँ पे, और चाहे सीता सोरेन को लाना बीजेपी में, और अब एक तय शुदा कैंडिडेट को जिसका नाम का घोषणा हो चुका है उसको हटा करके फिर से सीता सोरेन को, और एक राजमहल में जिस तरीके से ताला मरांडी को मौका मिलना, तो कुछ चीजें हैं जो जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं वो एक संकेत तो कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी का काफी अहम रोल रहा है टिकटों को तय करने में, उम्मीदवारों के नाम को तय करने में। लेकिन संजय, जिस तरह से ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया धनबाद से, चूंकि उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, उठते रहे हैं, तो उससे क्या नहीं लगता कि बीजेपी पर की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो कैंडिडेट का चयन करती है उस पर भी सवाल खड़ा होगा कि किस तरह से अब चयन होने लगा है? ये सब कोई सवाल नहीं है, ये सब उन लोगों के लिए सवाल है जिनके पास बहुत समय है।
पॉलिटिकल पार्टियों के पास समय नहीं है। आप देखिए कि चूंकि बीजेपी से इसलिए लोग इस तरीके का सवाल करते हैं कि बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंसेस वाली बात करती रही है, नैतिकता की बात करती है, इसलिए कुछ सवाल हो जा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव के बाद बीजेपी जिस तरीके से चल रही है, आप देखिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, आदर्श घोटाले के जो सबसे बड़े चेहरे थे अशोक चौहान, उनको राज्यसभा का ये बनाया गया। कल तक जिनको नवीन जिंदल को टारगेट करती थी बीजेपी, आज उनको कुरुक्षेत्र से आज ही शामिल कराया गया और आज ही टिकट दे दिया गया। कई सारे उदाहरण हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि झारखंड पर ही फोकस करके चर्चा करें। पांडे जी, एक सवाल, ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो गई। ये जो शुरू में जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई, उसके बाद ये खबर आई कि ताला मरांडी को रांची और दिल्ली तलब किया गया है। तो आपने इस बात का भी जिक्र किया कि सीता सोरेन को पार्टी चाहती थी कि वो राजमहल से उम्मीदवार बनाए, तो ये फिर अंतिम समय में कैसे बदला? अंतिम समय में इसलिए बदला क्योंकि दुमका उप राजधानी है और दुमका से जब कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया नाराजगी का, तो उस पर विचार किया गया। तो ये तय किया गया कि वहां पे तो डिक्लेयर्ड है उनके उम्मीदवार लगभग कि वो जो विजय हांसदा है वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वहां पे ये रिस्क ना लेके इनको दुमका सीट से लड़ाया जाए। दुमका सीट से लड़ाने की भी वजह है और वहां राजमहल से भी नहीं लड़ाने की। राजमहल में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करता है और उस पहले में एंट्रेंस में अगर आप जिसको शानदार बैट्समैन बोल के बोरो प्लेयर के तौर पे खिला रहे हैं, वो फर्स्ट बॉल पे ही अगर क्लीन बोल्ड हो जाए तब तो फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा ना। लिहाजा इस वजह से और परिवार में दुमका सीट निकले इस बात की चिंता है। और जेएमएम का परिवार जिस तरीके से है, जेएमएम में गुरुजी जिस तरीके से हैं या स्वयं हेमंत सोरेन जिस तरीके से हैं और या कल्पना जी हैं या बसंत जी हैं, ये लोग अपने पार्टी के उम्मीदवार को ही खड़ा करेंगे, परिवार के सदस्य को नहीं। क्योंकि परिवार में कहा सुनी सड़कों पर ना आए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा इस परिवार की ओर से। चलिए, आपका जो सवाल है सनी, हाँ, दुमका सिंबल है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सोरेन और वहाँ से जामा विधानसभा भी पता है ना, जहाँ की वो विधायक। आप ये लड़ाई सिर्फ मतलब जीत और हार तक का नहीं है ना। सीता सोरेन को जिस तरीके से लाया गया है बीजेपी में, वो सीधा सोरेन परिवार के सामने खड़ा करने के लिए लाया गया। तो ये तो दुमका, आप अगर दुमका से इस तरीके का सवाल ही नहीं है, दुमका तो सिंबल है। और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की बहुत ही सही रणनीति है। मतलब दुमका संथाल परगना में एंट्री का एक रास्ता है और यही वजह है कि उस रास्ते पर जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने पहले खड़ा किया था, उस उम्मीदवार को बदला गया और उस उम्मीदवार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार की, शिबू सोरेन की पुत्रवधू, बड़ी पुत्रवधू, उन्हें पहले बीजेपी में शामिल कराया गया और उसके बाद जो है अब दुमका से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। सुनील सोरेन को बदलकर वर्तमान सांसद का टिकट काटकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर और उसके बाद अब सीता सोरेन को वहां से उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। तो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है ये लोकसभा चुनाव। अब जैसे जैसे होली के बाद दिन चढ़ेगा वैसे वैसे चुनावी रंग भी जो है वो चढ़ने लगेगा। आप फॉलोअप के साथ बने रहिए, हर चुनावी रंग हम लोग आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।